हेलो एवरीवन, आप सबका लॉ वाली के चैनल में स्वागत है। जैसे कि हम लोग अपने इस चैनल में सारे ही सब्जेक्ट्स को कवर कर रहे हैं और साथ में मतलब कि जो इम्पोर्टेंट केस लॉज हैं उनको भी कवर कर रहे हैं, जिनकी अलग आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी। साथ में ही ऐसी अपडेट जो कि आप लोगों को इवन कोई लॉ स्टूडेंट हो या कोई भी अनदर पर्सन हो उसको भी जानना बहुत ज़रूरी है, वो भी हम लोग यहाँ पे देते हैं। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ में बेल आइकन को दबा लीजिएगा, जिससे कि हमारे सारी नोटिफिकेशन आप तक डायरेक्टली पहुंच जाए। आज हम लोग पढ़ेंगे इंटरनेशनल लॉ। इंटरनेशनल लॉ के बारे में पूरा का पूरा हम लोग जानेंगे, क्योंकि जो हमारा जो एक LLB का पार्ट है लॉ, जो लॉ सब्जेक्ट्स में हमारा एक इंटरनेशनल लॉ भी है और भी लोगों में होता है। जैसे कि अगर आप UPSC की भी तैयारी कर रहे हो तो आपको इंटरनेशनल लॉ पढ़ना ही पढ़ना पड़ेगा। तो पहले तो हम लोग इंट्रोडक्शन इसका पढ़ेंगे। जो इंटरनेशनल लॉ है वो किसने लाया, कब लाया और ये क्या है। फिर उसके बाद हम हिस्ट्री पढ़ेंगे। फिर इसमें जो कुछ लोगों का मानना है क्या इंटरनेशनल लॉ है, लॉ नहीं है, तो इस चीज़ पे भी हम लोग पूरा पढ़ेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं इंटरनेशनल लॉ। इंटरनेशनल लॉ के फादर कौन हैं? इंटरनेशनल लॉ के फादर ह्यूगो ग्रोटियस है। ठीक है, इंटरनेशनल लॉ के फादर ह्यूगो ग्रोटियस हैं। फर्स्ट टाइम इंटरनेशनल लॉ नाम किसने दिया था? जेरेमी बेंथम। जेरेमी बेंथम। ठीक है, मैं बेंथम लिख देती हूँ। आप लोग इन सब के बारे में धीरे धीरे जब और भी सब्जेक्ट्स पढ़ोगे, लाइक ज्यूरिस्प्रूडेंस हो गया, इंटरनेशनल लॉ हो गया, और भी सब्जेक्ट्स हैं जिसमें इन लोगों का सारे ज्यूरिस्ट का सब कुछ आपको समझ में धीरे धीरे आता रहेगा। ठीक है, ये हो गई दो चीज़ें। आप समझते हैं इंटरनेशनल लॉ एक्चुअल में है क्या। ठीक, देखिए इंटरनेशनल लॉ से आपको कुछ बहुत थोड़ा आइडिया तो होगा ही इसके बारे में, लेकिन आपको मतलब जैसे होता है ना, इंटरनेशनल लॉ और डोमेस्टिक लॉ में फ़र्क क्या होता है ना, उसी से ही आप निकाल पाओगे। पहली बात, इंटरनेशनल लॉ क्यों आया, कैसे आया, इंटरनेशनल लॉ करता क्या है। फर्स्ट, पहले एक एग्जाम्पल देखिए। मान के चलिए कि इंडिया है, ठीक। अब इसमें रहने वाले ए पर्सन है और ये दूसरे पर्सन बी हैं। अब बी क्या करते हैं, इनका मर्डर कमिट कर देते हैं, मतलब इनकी हत्या कर देते हैं। तो ठीक है, अब इन पे जो कार्यवाही होगी वो हमारे जो इंडिया में लॉज लगते हैं, लाइक IPC, हम IPC के तहत मर्डर का चार्ज लगेगा, बिल्कुल लगेगा। और IPC के तहत मर्डर का चार्ज लग गया और CRPC के तहत इनका प्रोसीजर ट्रायल हो गया। तो ये जो हमारा लॉ है ये तो हमारा हुआ डोमेस्टिक लॉ, क्योंकि ये हमारा खुद का है। अब जैसे हम लोग जैसे देखते हैं ना, घर पे डोमेस्टिक होता है जब हम, ये अपना घर है, ठीक है, यहाँ की चीज़ें ये हमारी डोमेस्टिक है। लेकिन वही हम बाहर देखेंगे तो वो डोमेस्टिक नहीं, वो पब्लिक होती हैं। तो इसी तरह अगर इंडिया के अंदर कोई भी कुछ क्राइम होता है तो वो हमारा डोमेस्टिक लॉ देख लेता है, नो प्रॉब्लम, है ना। सुप्रीम लॉ हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है, ठीक, और उसी से सब गवर्न होता है। पर एक चीज़ कभी सोचा है, अगर मान के चलिए बी तो ऑफेंस किया है, पर इन्होंने क्या किया है, इन्होंने USA में रहने वाले किसी एक्स पर्सन के साथ वो ऑफेंस कमिट किया है, तब क्या होगा, क्या हमारा डोमेस्टिक लॉ लगेगा। पर अगर डोमेस्टिक लॉ लगेगा तो आपको नहीं लगता है कि ये लोग भी कहेंगे कि हमारे डोमेस्टिक लॉज को यूज़ किया जाए, क्योंकि हमारे बंदे को परेशानी हुई है, हमारे बंदे के साथ क्राइम कमिट हुआ है। ये कहेगा नहीं, जिसने कि मतलब कि हमारे बंदे ने क्राइम कमिट किया तो हम इसको ट्रायल करेंगे। अगर मान के चलिए ये चीज़ बी का ट्रायल करने के लिए USA को दे दिया, तो आपको लगता है ये बी को छोड़ेंगे? कॉमन सी बात है, नहीं छोड़ेंगे। पर मान के चलिए इंडिया को ट्रायल इनका करने के लिए दे दिया, तो आपको लगता है कि ये इनको मान के चलिए मर्डर के लिए ये लाइफ इम्प्रिजनमेंट या डेथ पनिशमेंट दे देते हैं। लेकिन आपको लगता है कि इंडिया अपने जो बंदा है उसको डेथ पनिशमेंट देगा?
नहीं देगा। जैसे होता नहीं, हम लोग घर में क्या होता है, अगर हमारे यहाँ का बच्चा कोई शैतानी करता है हम उसे थोड़ी सज़ा देते हैं, वही दूसरे के यहाँ का बच्चा करता है तो वो हमें बहुत बड़ी चीज़ें लगती है और वो ज़्यादा गलत लगता है। तो उसी तरह ये है। अब इसको शॉर्ट करने के लिए, मतलब इसको, मतलब इस प्रॉब्लम को दूर करने के लिए अब इस चीज़ को, अब केस को तो ले जाना पड़ेगा, लेकिन हम डोमेस्टिक लॉस में थोड़ी ना जा सकते हैं। तो उसलिए इंटरनेशनल लॉ है, जिससे कि अब इन दोनों का केस यहाँ इंटरनेशनल लॉ में जाएगा, जो कि हमारे मतलब कोर्ट्स अलग बनी हैं, कोर्ट बनी है, वो जो भी केस होगा वो यहाँ इंटरनेशनल लॉ के तहत डील होगा। ठीक, ये हो गया इंटरनेशनल लॉ है। ठीक, अब आगे इसके, अब इंटरनेशनल लॉ की डेफिनेशन क्या है वो समझ लेते हैं। एक डेफिनेशन हम लोग समझेंगे और सारी मैं ऐसे बताऊंगी जैसे कि, मतलब जैसे होता नहीं कि अब इंटरनेशनल लॉ तो लॉ ही है, लेकिन सबकी अपनी अलग अलग डेफिनेशन है ना। चलिए सबसे पहले जानिए इंटरनेशनल लॉ की एक एक्चुअल नॉर्मल डेफिनेशन क्या होगी, कि कई जूरिस्ट ने अपने अपने हिसाब से इंटरनेशनल लॉ की डेफिनेशंस को दिया हुआ है। ठीक, पहला हो गया, मतलब नॉर्मल जो जनरल डेफिनेशन चलती है वो लॉ, इंटरनेशनल लॉ और अ लॉ ऑफ नेशन, द बॉडी ऑफ लीगल रूल्स, यानी इंटरनेशनल लॉ जो है वो बॉडी ऑफ रूल्स है, बॉडी ऑफ रूल्स, नॉर्म्स है और ठीक है। जैसे कि कुछ डेफिनेशन होती है, कई जूरिस्ट ने कहा कि इंटरनेशनल लॉ है, पर कई जूरिस्ट ये भी मानते हैं इंटरनेशनल लॉ नहीं है। तो इस चीज़ को भी क्लैरिफाई करेंगे। तो एक सिंपल मीनिंग जानिए, इंटरनेशनल लॉ एक, जैसे हर एक लॉ का एक सेट ऑफ रूल्स होते हैं, रेगुलेशंस होते हैं, उसी तरह इसमें भी हैं, कुछ नॉर्म्स हैं, कुछ सॉवरेन अथॉरिटीज़ हैं, है ना। तो ये सब जो हुआ वो हमारे इंटरनेशनल लॉ के अंदर आता है। जनरल सी बातें समझने की कि जैसे यहाँ पे नॉर्मल लॉ होता है वैसे वहाँ पे भी होता है, पर एक चीज़ थोड़ी सी समझने वाली ये है, इंटरनेशनल लॉ जो है क्या वो बाइंडिंग है। जैसे कि इंडिया में कोई लॉ, किसी ने क्राइम कमिट किया, इंडिया का पर्सन इंडिया में ही क्राइम कमिट किया, तो उसको जेल की पनिशमेंट हुई, 7 साल की जेल हुई, तो क्या वो उसको 7 साल की जेल होगी या छोड़ दिया जाएगा? आपका आंसर ज़रूर हाँ ही होगा, उसे जेल दी जाएगी। तो ये हुआ एक तरीके से बाइंडिंग, क्योंकि भाई इंडिया में रह रहे हो, इंडिया में ऐसा तुमने क्राइम कमिट किया है तो तुमको सज़ा तो हो। लेकिन अगर इंटरनेशनल लॉ में ऐसा कुछ केस जाता है तो क्या वो इसी तरह किसी पर्सन पे बाइंडिंग हुआ? तो मैं आपको बता दूं, बाइंडिंग नहीं होता है। बाइंडिंग कब होता है? इसमें ट्रीटीज होती हैं, कन्वेंशंस होते हैं, है ना, जो कि आगे हम सोर्स के अंदर पढ़ेंगे ये क्या चीज़ें हैं। लेकिन जैसे होता नहीं कि कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं, इंडिया का यूएसए से, यूएसए का इंडिया से, ब्राज़ील इंडिया, ऐसे चीज़ों का कॉन्ट्रैक्ट होता है। तो इंटरनेशनल लॉ में जो भी पर्सन ट्रीटी करे होंगे वो इसके अंदर आएंगे। मतलब अगर कोई भी केस इसके अंदर जाता है तो वो नॉट बाइंडिंग, मतलब ये थोड़ा वीक लॉ माना जाता है, वीक सोर्स ऑफ लॉ माना जाता है इंटरनेशनल लॉ को। ठीक है, अब कुछ लोगों की डेफिनेशन जान लेते हैं। जैसे according to Oppenheim, international law is a name for the body of customary and conventional rules which are considered legally binding by civilized state in their intercourse with each other। मतलब जो इंटरनेशनल ओपेनहाइम के अकॉर्डिंग जो इंटरनेशनल लॉ है वो एक तरीके से कन्वेंशन है, कस्टमरी लॉज है। मतलब अब कस्टम्स, आप लोगों में कई लोगों को हो सकता है कस्टम मालूम हो, कई लोगों को मालूम नहीं होगा, लेकिन कस्टम वो हैं जो बहुत टाइम से चीज़ें चलती आ रही हुए हैं, हमने उन्हीं को एडॉप्ट कर लिया, एज ए लॉ में रिकगनाइज कर लिया, वो हमारा कस्टम बन जाता है। और जो कन्वेंशन, वही जैसे मैंने ट्रीटी बताया कि एक दूसरे से कॉन्ट्रैक्ट कर लिया, मतलब ट्रीटी बोलते हैं, लेकिन एक आपको समझाने के लिए, जैसे ये यूएसए है, ये इंडिया है, ये कोरिया है, ये चाइना है।
अब इन लोगों ने क्या किया, एक चीज़ को लेकर अग्री हो गए। तो ये जो अग्री हुए ना वो एक ट्रीटी मानी जाएगी, ठीक। मतलब इस चीज़ को मान के इन्होंने कहा कि भाई आपस में हम वॉर नहीं करेंगे, जो जैसे पहले फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुई है, सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुई, ऐसी कोई वॉर नहीं हुई। जो भी है आपस में रूल्स रेगुलेशन के हिसाब से सब कुछ शॉर्ट आउट करा जाएगा। तो ये हो गई एक तरीके से ट्रीटी, ठीक। तो ओपेनहाइम के तहत, ओपेनहाइम कहते हैं जो हमारा इंटरनेशनल लॉ है वो एक कन्वेंशन है, ट्रीटी है और कस्टमरी रूल्स हैं, जो कि मतलब वही जो पुराने टाइम से यूज़ होते आ रहे हैं और सबको सही लगता है एक, और उसके लिए सारे ही लोग मान जाते हैं, तो वो एक तरीके से हमारा इंटरनेशनल लॉ बन जाता है, ठीक। साथ में इन्होंने एक अपना बोला, जो ये डेफिनेशन है उसी में ही इन्होंने बोला, कंसीडर्ड लीगली बाइंडिंग बाय सिविलाइज्ड स्टेट इन देयर इंटरकोर्स विथ ईच अदर। अब इनकी डेफिनेशन में एक क्रिटिसिज्म आ गया कि ये सिविलाइज्ड स्टेट क्या है, क्या कुछ स्टेट सिविलाइज्ड है, क्या कुछ स्टेट सिविलाइज्ड नहीं है। सारे ही स्टेट सिविलाइज्ड होते हैं, सिर्फ इसलिए हम वो हमारे ट्रीटी के अंदर नहीं है, वो हमारे रूल्स के अंदर नहीं है, तो उसका मतलब ये नहीं कि वो सिविलाइज्ड नहीं है, ठीक है। ये हो गई हमारा इंटरनेशनल लॉ सम डेफिनेशन, और एक हम लोगों ने ऐसे ही और भी जूरिस्ट की डेफिनेशन इसमें मतलब कि हमारे इंटरनेशनल लॉ में दी है, आप रीड आउट कर लीजिएगा। एक जनरल मतलब आपको इंटरनेशनल लॉ के बारे में समझ में आ गया होगा, है ना। अब हम लोग इसकी जो एक चीज़ और है, जैसे कि हमारे जो ह्यूगो हैं, मतलब ग्रॉटियस है, ह्यूगो ग्रॉटियस हमारे फादर ऑफ इंटरनेशनल लॉ, उन्होंने जो इंटरनेशनल लॉ को दो तरीके में, दो पार्ट में डिवाइड किया था, ठीक है। इंटरनेशनल लॉ को दो भाग में डिवाइड किया था, पहला नेचुरल लॉ, दूसरा पॉजिटिव लॉ। और पॉजिटिव लॉ को भी फर्दर डिवाइड किया गया था, डिवाइन लॉ और ह्यूमन लॉ। ह्यूमन लॉ को भी दो पार्ट में डिवाइड किया, पहला हो गया लॉ ऑफ नेशन, दूसरा हो गया सिविल और म्यूनिसिपल लॉ, ठीक है। जो हमारे ह्यूगो ग्रॉटियस है उन्होंने इतने में अपना इन लोगों को इंटरनेशनल लॉ को दो उसमें भाग डिवाइड किया, ये नेचुरल लॉ, ये पॉजिटिव लॉ। ये तो वर्ड आपको समझ में आ रहे होंगे। अब पॉजिटिव लॉ को भी दो भाग में डिवाइड किया, पहला डिवाइन, यानी जो मतलब डिवाइन मतलब जैसे भगवान टाइप, मतलब क्या कहेंगे, मतलब दैवीय जो होता है डिवाइन, उसी को ही कहते हैं। और साथ में ह्यूमन लॉ, ठीक है। अब ह्यूमन को भी दो भाग में डिवाइड किया, पहला लॉ ऑफ नेशन, यानी पूरे नेशन का जो लॉ है, और जो सिविल और म्यूनिसिपल लॉ जो हम लोग डोमेस्टिक लॉज यूज़ करते हैं वो, ठीक। इतना समझ में आ गया कि जो हमारे ह्यूगो ग्रॉटियस हैं उन्होंने इंटरनेशनल लॉ को दो में भाग किया, पहले नेशनल पॉजिटिव लॉ में, फिर पॉजिटिव लॉ को डिवाइन और ह्यूमन में, और ह्यूमन को लॉ ऑफ नेशन और सिविलाइज और म्यूनिसिपल लॉ में, ठीक। अब हम लोग हिस्ट्री समझते हैं इसकी, क्योंकि चीज़ें अगर हम लोग पढ़ रहे हैं साथ में उसकी हिस्ट्री हमें मालूम होना चाहिए, वो कहाँ से आया है, तो हमें पढ़ने में और समझने में थोड़ा सा आसानी हो जाती है। अगर कुछ समझ नहीं आता है आप कमेंट हमें ज़रूर करिएगा, हम आपको अलग से वीडियो बना के आपके सारे डाउट्स को क्लियर करेंगे। देखिए, सबसे पहले जो हमारा इंटरनेशनल लॉ आया, कहाँ से आया, माना जाता है, देखिए माना क्या जाता है, हम लोगों में क्या है, जब हमारे यहाँ बहुत सारे तरीके की सभ्यताएं पाई जाती हैं, लेकिन एग्जैक्ट कब और कैसे पाई जाती है हम कैसे पता करते हैं। हम अब जो हमारी सिंधु घाटी वाला सभ्यता थी वो आई थी, वो कैसे पता चली, कि उनके जो स्केलेटन्स हैं, उनके जो रहना सहना है, उनके जो सब कुछ था वो कभी मिला, तो उसके हिसाब से उन्होंने पता किया कि ये कितने पुराना है, तो इसे एक आइडिया लगाया। एग्जैक्ट तो नहीं मालूम कि हाँ इस टाइम से इस टाइम तक रहते, लेकिन हाँ एक आइडिया लग जाता है कि इस टाइम से इस टाइम तक इन लोगों का रहा है।
तो उसी तरह जो इंटरनेशनल लॉ का सबसे पहले माना जाता है जो यूरोपियन रेनाइसेंस हुआ था, मतलब many scholars have traced the history of international law back of concept of system prevalent in different period in history of European Renaissance. Is different civilizations such as Roman Empire or ancient Middle East, यानी जो सबसे पहला हर एक जूरिस ने अपना अपना देखा, हर एक का थोड़ा थोड़ा डिफरेंट रहा होगा, तो उसी तरह सबसे पहला जो यूरोपियन रिनाइसेंस है उधर को पाया गया। फिर उसके बाद जो मिडिल ईस्ट है, जो एंशियंट मिडिल ईस्ट है, उसमें इंटरनेशनल लॉ को देखा गया। ठीक, फिर साथ में ही जो आज के टाइम में हमारा इंटरनेशनल लॉ को देखा जाता है वो एक तरीके से जो हमारी सॉवरेन जो अथॉरिटीज़ है, अब इंटरनेशनल लॉ है, कोर्ट ऑफ जस्टिस बना है तो उसमें कोई अथॉरिटीज़ भी होंगी, तो सॉवरेन जो अथॉरिटीज़ है पहले से ही हमारे यहाँ पहले ही चलता था। ईस्ट इंडिया कंपनी आई, उधर से बाहर से सारे इधर सारे ट्रेड होने लगे, तो धीरे धीरे जो आज के टाइम में जिसे नाम नहीं दिया गया, जैसे बच्चा कोई होता है वो तुरंत उसका नाम नहीं होता है, तो कुछ दिन बड़ा होता है, कोई कुछ बुलाता है, कोई कुछ बुलाता है, फिर एक उसका एक पर्टिकुलर नाम हो जाता है। तो इसी तरह एक इंटरनेशनल लॉ जो था पहले नॉर्मल ऐसे कस्टमरी लॉज के हिसाब से चलता था, फिर उसको आगे चल के उसको नाम दे दिया गया कि इंटरनेशनल लॉ। फिर उस तरह जो रूल्स रेगुलेशन बने उसी हिसाब से गवर्न होने लगे, है ना, ये चीज़ें होने लगी। साथ में ही है ना, अब क्या होता है, आप लोगों को वर्ल्ड वॉर 1 वर्ल्ड वॉर 2 के बारे में मालूम होगा, मालूम नहीं होगा तो लेकिन आपने सुना ज़रूर होगा। क्या हुआ, वर्ल्ड वॉर 1 हुआ, बहुत ज़्यादा लोगों की हालत ख़राब थी, चाहे इकोनॉमी हो चाहे लोग हों, सब कुछ बहुत डाउन पड़ गया था। चलिए वो हो गया। इस चीज़ को क्लियर करते हुए एक जो हमारी यूनियन लीग ऑफ नेशन एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई गई, लीग ऑफ नेशन। मतलब अब जैसे हमने अब अपने इंडिया का एग्जांपल लेते हैं, महिलाओं पे होते थे बहुत ज़्यादा, जो महिलाएं बाहर काम करने जाती थी बहुत अत्याचार होता था, कई लोग हरासमेंट करते थे, कई परेशान करते थे। तो उसको देखते हुए उन्होंने क्या, हमारी जो पार्लियामेंट उन्होंने एक एक्ट पास किया, वीमेन हरासमेंट एट वर्क प्लेस पे, मतलब अगर वर्क प्लेस पे किसी वीमेन का हरासमेंट होता है, चाहे सेक्सुअली हो चाहे जैसे भी हरासमेंट होता है, तो वो लॉ गवर्न करेगा। तो इसी प्रकार से जो वो हमारी वर्ल्ड वॉर 1 हुई थी, सारे देश परेशान हुए, सब कुछ परेशान हुई, इकोनॉमिक डाउन हुई। अब ऐसा ना हो इसके लिए लीग ऑफ नेशन जो ऑर्गेनाइजेशन थी उसको लाया गया, पर क्या होता है ये हो जाती है फेल। अब ये मैं इंडिया में तो ये तो इंडिया में तो लागू ही नहीं, ये इंटरनेशनली लागू हुई क्योंकि स्टेट और स्टेट का था ना, अलग अलग कंट्रीज़ का था, तो ये हो जाती है फेल। इसके बाद यूनियन आती है हमारा यूनाइटेड नेशन, यूएन, आप लोग यूएन बहुत सुना होगा, है यूनाइटेड नेशन आता है। इसके तहत होता है कि जो वर्ल्ड वॉर 2 भी हो जाती है उसके बाद ये वर्ल्ड वॉर 2 भी नहीं रोक पाता, इसको एनहांस करके नाम भी चेंज कर दिया है और उसमें और इंक्रीज़ किया है। मतलब अब कुछ चीज़ ख़राब है उसको थोड़ा सा अब इम्प्रूव तो करोगे ही, आपकी राइटिंग ख़राब है तो आप उसको इम्प्रूव करोगे, उसी तरह इसको भी इम्प्रूव किया गया और यूएन यूनाइटेड नेशन बनाया गया कि अब जो वॉर है वो वॉर ना हो और वो मामला आपस में ही सेटल्ड हो जाए। तो ये जो है हमारा, फिर इस जो यही जो हमारे जो ऑर्गेनाइजेशन है, कन्वेंशन से ये जो हमारी ट्रीटी हुई इस चीज़ को लेकर के, वो हमारा एक इंटरनेशनल लॉ है। अब ज़रूरी नहीं इंटरनेशनल लॉ सिर्फ यूएन है, इंटरनेशनल लॉ में कई लेबर ऑर्गेनाइजेशंस है, एनवायरमेंट ऑर्गेनाइजेशंस है, आप आगे चल के सब कुछ पढ़ोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, आपको इतना होप सो पूरा समझ में आ गया होगा। साथ में ही मैंने जैसे बताया ये बाइंडिंग लॉ नहीं है, जो ट्रीटी करेगा। अब देखिए किसी चीज़ पे लेकर के ट्रीटी हुई, उसमें यूएस ने भाग लिया, इंडिया ने भाग लिया, पर कोरिया ने भाग नहीं लिया, तो बाइंडिंग कोरिया पे बिल्कुल नहीं है, तो बाइंडिंग सिर्फ इन दोनों पे ही होगी।
मतलब जो ट्रिटी में अब कॉन्ट्रैक्ट किया है आपने, तभी आप उसको फॉलो करोगे। आपने नहीं किया तो आप कहाँ से फॉलो करोगे, है ना। तो ये चीज़ इसमें है। कंसेंट बेस्ड रेजोल्यूशन होता है। अब जैसे जो हमारा इंटरनेशनल लॉ है, ठीक, वो 2 भाग में डिवाइड है। इंटरनेशनल लॉ को 2 भाग में डिवाइड किया गया है, प्राइवेट इंटरनेशनल लॉ, प्राइवेट इंटरनेशनल लॉ, और ये एक पब्लिक इंटरनेशनल लॉ, ठीक। अब पब्लिक इंटरनेशनल लॉ और प्राइवेट इंटरनेशनल लॉ में क्या फ़र्क है। अब आप लोग सोच रहे हो कि डोमेस्टिक लॉज अलग हैं, अब प्राइवेट लॉज और पब्लिक लॉज क्या हो गए। तो इसमें भी एक बहुत सिंपल सा डिफरेंस है। जैसे मैंने बताया, यूएसए का कोई पर्सन, इंडिया का कोई पर्सन, अगर ये ए है ये बी है, आपस में इन लोगों का कन्फ्लिक्ट होता है तो उसे ये प्राइवेट लॉ देखेगा, प्राइवेट इंटरनेशनल लॉ। पर अगर जैसे ये यूएसए है और ये कोरिया है, अगर इन दोनों में स्टेट में अगर कोई कन्फ्लिक्ट आता है तो वो हमारा पब्लिक इंटरनेशनल लॉ देखेगा। बहुत जनरल सी बात है, आपको समझ में आ गया होगा, रिपीट कर देती हूँ। अगर कोई इंडिविजुअल में कोई, जैसे दूसरे बाहर के कंट्री से एक इंडिविजुअल हमारे कंट्री से इंडिविजुअल में कोई कुछ होता है तो प्राइवेट इंटरनेशनल लॉ देखेगा। लेकिन खुद गवर्नमेंट, जो हमारे गवर्नमेंट है इंडिया और पाकिस्तान ले लीजिए, अगर कुछ उसमें होता है तो उसके केसेस हमारे पब्लिक इंटरनेशनल लॉ के अंदर जाएंगे, ठीक। अब जैसे पब्लिक इंटरनेशनल लॉज हैं, उसके लिए कुछ एग्जाम्पल्स हम लोग समझ लेते हैं। अब हमारी ऑर्गेनाइजेशन थी द ह्यूग कॉन्फ्रेंस ऑन प्राइवेट इंटरनेशनल लॉ। मतलब जो इस कन्वेंशन के अंदर पीस बनाने के लिए हुआ था कि, मतलब देखिए, पहले बहुत ज़्यादा लड़ाई होती थी, जिसके लिए लीग ऑफ नेशन बनाया गया, लीग ऑफ नेशन वर्क नहीं किया तो यूएन को बना दिया गया। तो इसी तरह कई सारी आप लोग इसके अंदर ऑर्गेनाइजेशन देखोगे, जैसे ICSID है, UNIDROTI है। आप गूगल करिएगा कि कौन कौन से ऑर्गेनाइजेशन इन प्राइवेट लॉ जो हमारे पब्लिक इंटरनेशनल लॉ के अंदर आती है, ठीक। ये हो गया हमारा इंटरनेशनल लॉ क्या है, उसकी डेफिनेशन क्या है, साथ में हिस्ट्री क्या है और उसके कितने टाइप हैं हम लोगों ने पढ़ लिया। अब इसी में ही हम लोग एक क्वेश्चन का आंसर समझते हैं कि इंटरनेशनल लॉ है या इंटरनेशनल लॉ नहीं है। ये एग्जाम में पूछा जाता है तो आप लोगों को मालूम होना चाहिए। देखिए, आंसर राइटिंग तो करना थोड़ा सिंपल है, जब तक आएगा नहीं आपको तो आप आंसर राइटिंग कर ही नहीं पाएंगे। जब आएगा तो आप कुछ ना कुछ तो लिख ही लेंगे। 0 से अच्छा 1 मार्क्स सही है ना। चलिए, अब हम लोग समझते हैं अब इंटरनेशनल लॉ है या नहीं। तो कुछ अब कई जूरिस्ट हैं, उन्होंने अपने जो ये व्यूज़ हैं इंटरनेशनल लॉ है या नहीं, उसको डिफ्रेंशिएट किया है, ठीक। सबसे पहले हम लोग जानते हैं इंटरनेशनल लॉ क्यों, मतलब जो लोग मानते हैं इंटरनेशनल लॉ नहीं है, मतलब इंटरनेशनल लॉ आर नॉट लॉ, ठीक। अब कुछ लोग कहते हैं जो इंटरनेशनल लॉ है वो सॉवरेन फोर्स है। अगर कोई लॉ है उसमें सॉवरेन फोर्स नहीं है, अथॉरिटी नहीं है, तो वो लॉ नहीं है। मतलब जैसे हम लोगों ने पढ़ा कि लॉ बाइंडिंग नहीं है, तो क्या वो लॉ नहीं है, वो इंटरनेशनल लॉ को लॉ नहीं माना जाएगा। पहला क्वेश्चन ये हो गया। तो वो जो कहते थे, जो जूरिस्ट हैं, उन्होंने कहा कि जो इंटरनेशनल लॉ नहीं है, उनमें से पहले आते हैं हॉब्स, ऑस्टिन, प्रूफेंड्रो, जूरिस्ट लाइक जो इन लोगों ने कहा, ये लोग इस जो इंटरनेशनल लॉ आर नॉट लॉ, इसके फेवर में कहा कि जो ये लॉ है वो लॉ नहीं है। और बेंथम, जियोथ्रो ब्राउन, इन लोगों ने
मतलब जितने भी हमने नाम लिए उन लोगों ने कहा जो इंटरनेशनल लॉ लॉ नहीं है, ठीक। जो म्यूनिसिपल लॉ है, अब कहते हैं म्यूनिसिपल जो लॉ है वो एकदम बाइंडिंग होता है, इंटरनेशनल लॉ बिल्कुल बाइंडिंग नहीं होता है। पर आप खुद एक सोचिए, क्या एक डोमेस्टिक लॉ को और एक पूरी दुनिया में जो चल रहा है इंटरनेशनल लॉ को कंपेयर करना सही है? क्योंकि ये कुछ अलग रखता है, ये कुछ अलग रखता है। जैसे आप एक नदी में एक शिप चलाते हैं, ठीक। पर आप एक समुद्र में चलने वाले जो शिप है आप उससे कंपेयर कर रहे हो, तो ये एक तरीके से गलत है। अगर ये कुछ है तो इसका मतलब ये नहीं कि ये नहीं है दोनों एक ही चीज़, पर चीज़ें थोड़ी सी डिफरेंस है। ये नदी में चलती है तो वो समुद्र में चलता है, बस वही इंटरनेशनल लॉ और म्यूनिसिपल लॉ का एक डिफरेंस था। और बोलते हैं अगर किसी लॉ के अंदर सैंक्शन नहीं है तो वो लॉ नहीं है ना। साथ में ही जो इंटरनेशनल लॉ है उसमें काफ़ी ज़्यादा जो लेजिस्लेटिव मशीनरीज हैं, एग्जीक्यूटिव मशीनरीज हैं, कोर्ट एंड जुडिशरी है, वो एक इंटरनेशनल लॉ के लिए ये एक इसेंशियल पार्ट है जो कि इन्फोर्स कराती है लॉ को। पर इंटरनेशनल लॉ में ऐसा कुछ है नहीं, है ना, क्योंकि इफेक्टिव लेजिस्लेटिव मशीनरी नहीं है, एग्जीक्यूटिव नहीं है, तो ये एक तरीके से लॉ नहीं हुआ। ये इनके थ्रू जो हमारे बेंथम और हॉब्स हैं, इन लोगों के कहने पे ये एक मतलब कि लॉ इंटरनेशनल लॉ नहीं, ठीक। अब इस चीज़ का जो क्रिटिसिज्म है, जितने लोगों ने ये सब बोला उसका क्रिटिसिज्म को जान लेते हैं। तो वो बोलता है अगर किसी भी लॉ के अंदर सुपीरियर अथॉरिटी नहीं है, सुपीरियर पॉलिटिकल अथॉरिटी नहीं है, तो इसका मतलब वो लॉ नहीं है। इंडिया में कोई लॉज बनाए गए वो ढंग से इम्प्लीमेंट नहीं हो रहे हैं, तो इसका मतलब वो लॉ नहीं है, ऐसा नहीं है, वो लॉ है, ठीक। साथ में जब पुराने टाइम में आप देखिएगा, कुछ पीछे टाइम में जैसे राजा महाराजा अपना सब देते थे, लॉज रेगुलेशंस देते थे, क्या वो रिटर्न होते थे? क्या वो कहीं अथॉरिटी दी होती है? नहीं दी होती थी, लेकिन फिर भी वो लॉज के हिसाब से, कस्टम के हिसाब से चलते थे। तो वो हमारे क्या वो लॉ के अंदर नहीं आता था? वो लॉ के अंदर माना जाता था। तो उसी प्रकार से जो ये चीज़ें हैं वो लॉ की माना जाएगा। पर जो हमारे हॉब्स हैं, हमारे ऑस्टिन है, प्रूफिन, जरिस्ट लाइक हॉलैंड, बेंथम, जियोथ्रो ब्राउन और भी ज़्यादा और भी लोग हैं जो कि ये कहते हैं इंटरनेशनल लॉ नहीं है, ठीक। अब हम लोग जानते हैं इंटरनेशनल लॉ है, ठीक। देखिए, अकॉर्डिंग टू ओपेनहाइमर, उन्होंने भी अपने कुछ व्यूज़ को दिए थे इस चीज़ को लेकर के। सबसे पहले हम ओपेनहाइमर के बारे में समझते हैं। तो वो बोलते हैं उन्होंने तीन तरीके में, तीन जो हमारे तीन रिक्वेस्ट साइड में तीन चीज़ों को डिवाइड किया, ठीक है। पहला हो, एक मिनट इसको रफ कर लेते हैं। पहला हो गया कम्युनिटी, ठीक। अब ये क्या होता है इसको समझते हैं। पहला हो गया अ कम्युनिटी, ये पहला हो गया। दूसरा है अ बॉडी ऑफ रूल्स, तीसरा है कॉमन कंसेंट ऑफ कम्युनिटी, अब देखिए जैसे कि होता है, अब
इंटरनेशनल लॉ मैंने बताया ट्रीटीज़ होती हैं, कुछ कंट्रीज़ कहती आती हैं उस ट्रीटी के अंदर, कुछ कंट्रीज़ नहीं आती हैं, तो जो आएंगी वो तो इन्फोर्स होंगी। आप इसको कह दो ये लॉ नहीं है, ये गलत है। लॉ तो लॉ ही है, भले ही वो कम इफेक्टिव हो, वीक सोर्स ऑफ लॉ हो, आप सिर्फ इस बेसिस पे आप नहीं कह सकते, ठीक। It is true that international law frequently violated, but does not means it is not law. जो हमारा इंटरनेशनल लॉ है फ्रीक्वेंटली वायलेटेड तो है, पर इसका मतलब ये नहीं कि वो इंटरनेशनल लॉ नहीं है। Means that it is because frequently violated of law indicates weakness of enforcement machinery, like जैसे कि मैंने बताया, अगर कोई भी मशीनरी वीक है आप उसको कह दो वो लॉ नहीं है, गलत है, ठीक। नेक्स्ट हमारे स्टार्क बताते हैं, वो भी इनके फेवर में है कि जो इंटरनेशनल लॉ है वो लॉ है। वो बोलते हैं ये वीक लॉ तो है पर वो लॉ नहीं, आप ऐसा नहीं कर सकते। और साथ में कोई भी लॉ है वो लीगल कैरेक्टर्स को दिखा रहा है, आप उनको एक तो सॉरी फॉर द इंटरप्शन, तो स्टार्क बोलते हैं कि ये वीक ऑफ लॉ है पर ये अपना लीगल कैरेक्टर को नहीं खोता है, तो ये इंटरनेशनल लॉ है। साथ में जो हर्ट है, उन्होंने प्रोफेसर हर्ट, उनके अकॉर्डिंग बोला जाता है अगर कोई भी स्टेट इस चीज़ को हाँ कह दे कि ये इंटरनेशनल लॉ है तो दूसरे की सुनने की ज़रूरत ही नहीं है, वो इंटरनेशनल लॉ ही है, आप उसको नहीं कह सकते। सिंपल इसका मतलब ये है, मैंने कह दिया और कई लोगों ने इसको मानते हैं ये माकर है, तो ये माकर है, फ़र्क नहीं पड़ता कौन क्या कहता है, ठीक है। और साथ में इसको और भी चीज़ को बोला गया कि जो इंटरनेशनल लॉ को डिफ़ाइन किया गया वो अपने अपने हिसाब से, अपनी अपनी डेफिनेशन के हिसाब से डिराइव किया गया है। लेकिन आप एक जनरल कॉन्क्लूजन समझिए, इंटरनेशनल लॉ को कई लोगों ने कहा इंटरनेशनल लॉ नहीं है, कई रीज़न बताए, फॉर एग्जांपल वीक सोर्स ऑफ लॉ, अच्छी मशीनरी नहीं है, मतलब इफेक्टिव मशीनरी नहीं है, पर इसके चलते कहा कि आपने लॉ तो इनकार कर दिया, लेकिन जो इंटरनेशनल लॉ है वो एक लॉ है, एक रियल लॉ है, भले ही वो वीक सोर्स है, भले ही कम मतलब एग्जीक्यूटिव जो हमारी मशीनरीज हैं वो नहीं सही हैं, पर वो लॉ है, ठीक है। ये हो गया हमारा इंटरनेशनल का आज जो भी था इंट्रोडक्शन, और इंटरनेशनल लॉ इज़ रियल लॉ और नॉट, और साथ में हिस्ट्री। अगर आपको फिर भी कुछ भी समझ में नहीं आता या आपको कुछ कमेंट करना है जो इम्प्रूव हम कर सकते हैं, आप उसको ज़रूर करिएगा कि हम आपको सही बता सकें, ठीक है। और साथ में आप हमें रिव्यू ज़रूर दें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और हमारे आप इंस्टाग्राम, फेसबुक और टेलीग्राम पे भी जुड़ सकते हैं। थैंक यू।